गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। ये आप जानते हैं पिछली क्लासों में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत पढ़ा और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत पर राज्य करने वाले वंशों का क्रम पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत पे कितने वंशों ने राज्य किया था, जिसमें 5 वंश थे। आप लोगों ने देखा था कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड भी आपको याद है कि 1206 ईस्वी से लेकर जो है 1526 तक के काल को दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। आज हम इन्हीं वंशों में से गुलाम वंश के विषय में पढ़ेंगे। ये किसी भी एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। गुलाम वंश का टाइम पीरियड आप जान ही रहे हैं, पिछली क्लासों में आपको याद ही हो गया होगा कि 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक के काल को भारतीय इतिहास में जो है मध्यकाल के इतिहास में, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में गुलाम वंश का काल कहते हैं। यह गुलाम वंश को 3 नामों से जानते हैं, याद रखेंगे। यहां से ही एक प्रश्न पूछा जाता है कि गुलाम वंश, दास वंश, गुलाम वंश और मामलूक वंश। गुलाम वंश को कितने नामों से जानते हैं? 3 नामों से, गुलाम वंश, दास वंश और मामलूक वंश। गुलाम वंश इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अधिकतम शासक किसी न किसी व्यक्ति के कभी न कभी गुलाम रहे हैं। इसीलिए इस वंश में जितने शासक हुए उन सभी किसी न किसी के गुलाम थे, इसीलिए इस वंश को गुलाम वंश कहते हैं, दास वंश कहते हैं और मामलूक वंश कहते हैं। फारसी भाषा में मामलूक का अर्थ होता है कि यह व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति का कभी न कभी गुलाम रहा है, लेकिन जब शासक बना तो वो दास्ता से मुक्त है, गुलामी से मुक्त है। अब देखें कि यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, गुलाम वंश पर राज्य करने वाले शासकों का क्रम एक बार याद करने का प्रयास करें। सबसे पहले गुलाम वंश का संस्थापक या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका टाइम पीरियड है 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी। इसके बाद आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गुलाम वंश की गद्दी पर आराम शाह उसका पुत्र है। यह शासक बनता है 1210 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक की कुछ दिनों के लिए यह दिल्ली का सुल्तान बनता है। इसके बाद से कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी है और गुलाम भी है। यह आराम शाह को गद्दी से हटाकर इल्तुतमिश 1210 में गद्दी प्राप्त कर लेगा दिल्ली सल्तनत की, और 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठेगा। चौथा सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज जो है रजिया का भाई है और इल्तुतमिश का पुत्र है। यह काफी अयोग्य व्यक्ति है, इसलिए इल्तुतमिश चाहता है कि उसके गद्दी का उत्तराधिकारी उसके पुत्र रजिया बने। तो इसकी मां रुकनुद्दीन फिरोज की मां का नाम है शाह तुर्कान, जो षड्यंत्र करने में काफी माहिर महिला है। यह महिला षड्यंत्रों के द्वारा अपने पुत्र को दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बनाती है और यह मात्र कुछ ही दिनों तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहता है, 1236 से लेकर 1236, कुछ मंथ के लिए। अब देखिए, इसके बाद रजिया सुल्तान बनती है 1236 में और 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की सुल्ताना रजिया रहती है। उसके बाद से रजिया के बाद बहराम शाह जो है गद्दी पर बैठता है। यह 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहता है। बहराम के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी से 1246 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहता है। मसूद के बाद नसरुद्दीन महमूद, यह 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा। इसके बाद बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठता है 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक दिल्ली गुलाम वंश का यह शासक बलबन दिल्ली का सुल्तान रहता है। बलबन का पोता है कैकुबाद जो है 1287 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा गुलाम वंश का। और इसी के साथ यह गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान है। 1290 ईस्वी में खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी एक विद्रोह करेगा कैकुबाद के खिलाफ, जिसे इतिहास में खिलजी क्रांति के नाम से जानेंगे। कैकुबाद की हत्या कर देगा। कैकुबाद के पुत्र कैमूर, मात्र 3 मास का जो पुत्र है, इसकी हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर एक नए राजवंश की शुरुआत होगी, जिसे इतिहास में हम खिलजी वंश के नाम से जानेंगे और गुलाम वंश की सत्ता समाप्त हो जाएगी। तो हम लोगों ने देखा कि गुलाम वंश के कुल 11 सुल्तान हुए हैं। एक नामात्र का सुल्तान है 11 नंबर का जो कैमूर, बाकी 10 सुल्तान हैं। तो कुल कितने सुल्तान गुलाम वंश डालेंगे? यदि इन टॉपिकों को आप विस्तार से पढ़ना चाहेंगे तो हम एक एक टॉपिक को विस्तार से पढ़े हुए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में पूरा विस्तार से एक क्लास है, उसके बाद से रजिया, बलबन, सब पर एक एक क्लास है विस्तार से। ये एग्जाम की दृष्टि से ये एक तरह से जो है मास्टर वीडियो है। इसको मात्र 10 से 12 मिनट का वीडियो आप ये देख लेंगे तो किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले गुलाम वंश से प्रश्न जो है आपके नहीं छूटने वाले हैं।
अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक यह प्रथम तुर्क शासक है। भारत का प्रथम तुर्क शासक कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। क्लियर हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का प्रथम तुर्क शासक है। अब देखिए, यह गोरी का दास है। गोरी के विषय में पिछली क्लासों में हम लोग पढ़ चुके हैं कि गोरी गोर देश का शासक है। भारत को में वह 2 तराई का युद्ध लड़ता है। प्रथम तराई का युद्ध 1191 में और द्वितीय युद्ध 1192 में। 1192 में पृथ्वीराज चौहान को परास्त करता है। इसके बाद भारत के क्षेत्रों पर उसका आधिपत्य हो जाता है और यहाँ पर वह अपने 3 जो है प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है, यादूद, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गोर प्रदेश की षड्यंत्रों से अपने को अलग करता है और भारत में एक नए राज्य की शुरुआत करता है। इसे ही दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। तो समझ गए, ये गोरी का दास है। इसके समय में दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ रही? तो लाहौर। ये दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली नहीं बनाकर लाहौर में रखा। इसकी उपाधियां हैं जो काफी इतिहास में प्रसिद्ध पूछी जाती हैं एग्जामों में। कुरान खां, कुरान की आयतों को यह काफी सुंदर ढंग से गाता है। इसके सुरीले आवाजों में गाता है, इसलिए इसे कुरान खां की उपाधि दी गई है। लाख बख्श, लाखों का दान देने के कारण इसे इतिहास में लाख बख्श के नाम से जानते हैं। मलिक, यह जब गद्दी पर बैठा तो अपने को सुल्तान और बादशाह नहीं कहता है, यह कहता है कि मैं मलिक हूं। और सिपह सलार, अपने की 2 उपाधियां धारण करता है गद्दी पर बैठने के बाद, मलिक और सिपह सलार की। यह अपने आप को सुल्तान नहीं कहता है। अब देखिए, ग्यासुद्दीन, यह ग्यासुद्दीन कौन है? तो यह गोरी का पुत्र है। पुत्र नहीं है, उत्तराधिकारी है। गोरी के कोई पुत्र नहीं थे। गोरी अपने दासों को ही अपना पुत्र मानता था। तो ये गोरी के ही वंश का ग्यासुद्दीन है। ग्यासुद्दीन ने जो है 1208 ईस्वी, याद रखेंगे ये डेट, 1208 ईस्वी में जो है दास्ता से मुक्त कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्लियर हुआ? अब इसके कुछ निर्माण है जो एग्जाम में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ वास्तुकला के क्षेत्र में इसके जो है कार्य हैं। यह है कुतुब मीनार का निर्माण। बख्तियार काकी, सूफी संत बख्तियार काकी की याद में इसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया है। इस निर्माण की नींव तो इसने रखी थी, लेकिन इस निर्माण को पूर्ण कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। और इसकी 4थी मंजिल ध्वस्त हो गई थी, तो इसके जीर्णोद्धार और इसमें 5वीं मंजिल जोड़ने का काम तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक करता है। तो कुतुब मीनार का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा, यह एक मस्जिद है। इस 2.5 दिन के झोपड़ा एक मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण राजस्थान के अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। याद रखेंगे, कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये दोनों चीजें कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब देखिए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, यह भारत की प्रथम मस्जिद है। यह लाहौर में बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत में बनी प्रथम मस्जिद कुतुब उल इस्लाम मस्जिद है और इसका निर्माण करता कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। मृत्यु इसकी हो गई 1210 ईस्वी में। चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। बार बार एग्जामों में प्रश्न पूछता है कि दिल्ली सल्तनत वह कौन सा सुल्तान है जो पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गया या चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब देखिए, इल्तुतमिश के विषय में जाने। प्रश्न एक पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इल्तुतमिश है। याद रखें, ऐबक का दास है। कुतुबुद्दीन ऐबक का यह दास है और आगे इसे दास्ता से मुक्त कर कुतुबुद्दीन ऐबक इसे क्या करता है कि इसे दास्ता से मुक्त कर अपना दामाद बना लेता है। अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर देता है। इल्तुतमिश भी कभी न कभी गोरी का दास हुआ करता था। इसके बाद यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास रहा। दास्ता से मुक्त करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे अपना दामाद बना लिया। अब देखिए, इसने हेडक्वार्टर कहां बनाया? दिल्ली में। एक प्रश्न याद रखेंगे कि अगर पूछे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन? तो इल्तुतमिश है। ऐसे पूछे प्रश्न दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर? अब देखिए कि हेडक्वार्टर कहां इसका था? दिल्ली में था। अब वास्तविक शासक है, वास्तविक सुल्तान इसे कहते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान क्यों कहते हैं? दिल्ली सल्तनत एक भी काल में सुल्तान या शासक या राजा उसे कहते हैं जो अपने नाम का खुतबा पढ़वाए, सिक्कों पर अपना नाम ढलवाए, एक व्यवस्थित सैन्य व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था दे, व्यवस्थित भू राजस्व व्यवस्था दे, इस तरह की व्यवस्था देने वाले व्यक्ति को ही सुल्तान कहते हैं। तो ये सारे वर्क किसने किया है? इल्तुतमिश ने, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान कहते हैं। 1221 ईस्वी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण यह है। 1221 ईस्वी में चंगेज खां का आक्रमण भारत पर होता है, जो ख्वारिज्म का शासक मंगबरनी का पीछा करते हुए मंगबरनी भारत में आकर शरण लेने का प्रयास करता है। तो चंगेज खां इसी का पीछा करते हुए जो भारत के सीमा पर आया है, लेकिन मंगबरनी को शरण जो है भारत के सुल्तान इल्तुतमिश ने न दिया, जिससे भारत मंगोलों के आक्रमण से बच गया। तो मंगोलों का प्रथम आक्रमण कब हुआ? 1221 में। किसने किया था? चंगेज खां ने। क्यों किया था? ये बात समझ गए। अब देखिए, 1229 में इसने खिल्लत प्राप्त किया। खिल्लत क्या है? खलीफा। जैसे आप जानते हैं कि पैगंबर जो है
पैगंबर साहब के बाद पैगंबर साहब ने कहा कि अब इसके बाद ईश्वर का मैं प्रतिनिधि ही हूं और ईश्वर अल्लाह ने मुझे कहा है कि मैं अंतिम प्रतिनिधि हूं, पैगंबर हूं, इसके बाद कोई भी पैगंबर खुदा के द्वारा यहाँ नहीं भेजा जाएगा। खुदा ने ये कुरान की पुस्तकें दी हैं, इसी के माध्यम से आप अपना शासन संचालन और जीवन यापन करेंगे। और मैं यहाँ पर अपने प्रतिनिधि के रूप में खलीफाओं को नियुक्त करके जाता हूँ। उन्होंने 4 खलीफा नियुक्त किया था जो मुस्लिम शासन को सुचारू रूप से संचालन का काम करते थे। खलीफाओं से खिल्लत प्राप्त होती है। अगर आप सुल्तान बनते हैं, जब तक खलीफा आपको खिल्लत नहीं देता तब तक आप मुस्लिम जगत के वैध सुल्तान नहीं है। ये खिल्लत क्या कैसे दिया जाता है? तो एक नारियल को लाल वस्त्र में लपेटकर उस व्यक्ति को दिया जाता है और खलीफा कहता है कि आप इस मुस्लिम जगत के वैध सुल्तान हुए। तो इसमें 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने खलीफा से खिल्लत प्राप्त की थी। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखें, दल ए चालीसा, ये 40 अमीरों का समूह है जो शासन व्यवस्था में सहयोग करते हैं। तो इस 40 अमीरों का एक गठन बनाया इल्तुतमिश ने अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। इसे ही दल चालीसा कहते हैं। प्रश्न पूछता है दल चालीसा या दल चहलगानी, फारसी भाषा में दल चहलगानी कहते हैं और हिंदी में इसे दल चालीसा कहते हैं। दल चालीसा का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। आगे देखेंगे बलबन इसका दमन कर देगा, इसका सर्वनाश कर देगा। इसने 2 तरह के सिक्के चलाए। यहां से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। सिक्का, इसने एक सिक्का चलाया टंका, यह चांदी का था, और जीतल तांबे का था। इल्तुतमिश ने टंका जो सिक्का चलाया चांदी का है और जीतल तांबे का है। अब देखें, रजिया सुल्तान, परीक्षा की दृष्टि से यह तीसरा गुलाम वंश की शासिका है जो काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, रजिया का टाइम पीरियड जानते हैं 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। रजिया जो है दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान है। और रजिया सुल्तान बनते हैं पुरुष परिधान पहनती है, पुरुषों का ड्रेस पहनती है, कुंबा लगाती है, टोप धारण करती है। यह बात जो है दिल्ली सल्तनत के अमीर वर्ग को पसंद नहीं है। इसके विषय में विस्तार से एक क्लास लिया है, उस क्लास को आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ बिल्कुल बुलेट पॉइंट पर ही हम ध्यान देंगे परीक्षा की दृष्टि से। अब देखिए, अल्तुनिया यह सूबेदार है किसका? तो रजिया के समय का सूबेदार है। यह कहाँ का है? तावर हिंद का। तावर ये हिंद का यह सूबेदार है और तावर हिंद का यह सुल्तान विद्रोह कर दिया है। किसके खिलाफ? रजिया के खिलाफ। रजिया इस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं तावर हिंद पहुंचती है, भटिंडा पहुंचती है। तब तक रजिया को यह समाचार मिलता है कि दिल्ली के अमीरों ने बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया है। अल्तुनिया से रजिया समझौता करती है और उसे विवाह कर लेती, विवाह का प्रस्ताव देती है, विवाह करती है और वहां से वह दिल्ली की तरफ मूव करती है। बहराम शाह आदेश निर्देश जारी कर चुका होता है कि रजिया और अल्तुनिया दोनों बगावत पे हैं। सेना जहां भी उसे देखे, पुलिस जहां भी उसे देखे, अरेस्ट कर लिया जाए, उसे सजा दिया जाए। छुप छुपाकर यह आ रही होती है दिल्ली की तरफ। तब तक 1240 ईस्वी में कैथल की पहाड़ियों में, कैथल या पंजाब में, इसे डाकुओं द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। रजिया की कहानी खत्म। एग्जाम से आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने प्रकाश डाल दिया। अब बलबन के विषय में पढ़े। इतिहास का काफी प्रसिद्ध व्यक्ति बलबन, काफी शक्तिशाली व्यक्ति बलबन है। पूरे गुलाम वंश में सबसे शक्तिशाली सुल्तानों में बलबन का नाम आता है। यह अपना संबंध देखिए, फिरदौसी के जो है शाहनामा में, फिरदौसी के शाहनामा में बताया गया है कि यह अपने को अफरासियाब वंश, ईरान का एक काफी शक्तिशाली और प्रसिद्ध और कुलीन जो है परिवार है अफरासियाब वंश। इसी वंश से बलबन अपना संबंध जोड़ता है। रक्त ए लौह की नीति, एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न की, रक्त ए लौह की नीति किस सुल्तान ने जारी की थी? तो बलबन ने जारी किया था। दल ए चहलगानी, याद होगा अभी पढ़ा करा रहे हैं कि दल ए चहलगानी की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने। दल ए चालीसा का दमन किसने किया? खात्मा किसने किया? तो बलबन ने। सजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किया है बलबन ने। सजदा क्या है कि सुल्तान के दरबार में जब भी उपस्थित आपको होना है तो जमीन पर साष्टांग दंडवत करने हैं, जमीन पर लेट जाने हैं और सुल्तान के पैरों पर जो है अपना सर पटकने हैं। इसे सजदा व्यवस्था कहते हैं। इस्लाम के खिलाफ, इस इस्लाम धर्म के नियमों के खिलाफ था। पाबोस प्रथा, पाबोस का मतलब होता है कि सजदा तो करिए ही करिए, जब जमीन पर आप लेटे हुए हैं तो सुल्तान के पैरों का चुंबन कीजिए, जमीन का चुंबन कीजिए। सुल्तान अपने पास किसी को नहीं बुलाता, कहता है कि सजदा करो और पाबोस करो। यह दोनों व्यवस्था इस्लाम के अनुसार जो है गैर इस्लामिक है, क्योंकि सजदा और पाबोस अगर मुसलमान, सच्चा मुसलमान किसी के सामने करता है तो वो केवल और केवल ईश्वर की सजदा करता है और किसी की नहीं। अब देखिए, नवरोज प्रथा, यह पारसी धर्म का त्योहार है। नए वर्ष पर पारसी धर्म में नवरोज का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को मनाने की शुरुआत बलबन ने कहाँ किया है? दिल्ली सल्तनत में। तो याद रखिए, सजदा व्यवस्था शुरू किया, पाबोस व्यवस्था, नवरोज
त्योहार मनाने की शुरुआत किया है। दैवी सिद्धांत का समर्थक है यह सुल्तान। कहता है कि हमें जनता ने सुल्तान नहीं बनाया, भगवान ने हमें स्वयं सुल्तान बनाकर इस धरती पर भेजा है, इसलिए मैं सुल्तान हूं। इसके बाद कहता है दिल्ली के लाल महल, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस महल से बलबन राज्य करता है, तो दिल्ली के लाल महल से बलबन राज्य करता था। दीवान ए अर्ज, इसने अपने सेना को सुसंगठित करने के लिए और मंगोल आक्रमण से सामना करने के लिए इसने एक सैन्य विभाग की स्थापना किया था, जिसे दीवान ए अर्ज कहते हैं। सैन्य विभाग, एक संगठित सैन्य विभाग सुल्तान के पास होना चाहिए, यह परिकल्पना किसकी थी? इल्तुतमिश की। लेकिन इस परिकल्पना को धरातल पर किसने उतार दिया? बलबन ने, और इसके लिए दीवान ए अर्ज नामक एक सैन्य विभाग की स्थापना की। यहां से भी प्रश्न काफी पूछे जाते हैं कि दीवान ए अर्ज विभाग कैसा विभाग है? सैन्य विभाग है। इस विभाग की स्थापना किसने की? बलबन ने की है। मंगोलों के आक्रमण में इसका बड़ा पुत्र महमूद, इसका बड़ा पुत्र जो है महमूद, मंगोल आक्रमण में मारा जाता है। मंगोल आक्रमण की रक्षा के लिए यह उत्तर पश्चिम के सीमा पर कई सारे किलाओं की श्रृंखला बनाया है, जिससे मंगोलों को भारत में घुसने से रोका जा सके। इसी सीमा पर रक्षा करते हुए, दिल्ली सल्तनत की रक्षा करते हुए इसका बड़ा पुत्र और इसका सबसे प्रिय पुत्र महमूद मारा जाता है। दरबार में इसको सूचना मिलती है कि इसका बड़ा पुत्र मारा गया। कहा जाता है कि दरबार के नियमों का यह काफी सख्ती से पालन करता है। इसका आदेश है कि दरबार में न कोई खुशी मनाई जाएगी न गम मनाई जाएगी। ये इस नियम का पालन करता है, न रोता है न हंसता है। और कहा जाता है कि इसके बाद से दरबार छोड़कर बलबन जाता है तो दोबारा यह दरबार में कभी उपस्थित नहीं हुआ। इसी के गम में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखें अमीर खुसरो, इसके विषय में भी विस्तार से अगली क्लास में पढ़ेंगे। और अमीर हसन, ये दोनों विद्वान किसके? बलबन के दरबार और समकालीन हैं। तो आज हम लोगों ने गुलाम वंश के विषय में पढ़ा। यदि इसके विषय में आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो एक एक टॉपिक पर मैंने इसके डिस्कस किया है। कुतुबुद्दीन है, ऐबक पर एक क्लास है, रजिया पर एक, सल्तनत इल्तुतमिश पर एक, सब पर एक एक क्लास है, उसको देखें। लेकिन यह क्लास एक बुलेट क्लास है।